भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है दूसरा और सातवां। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.43% है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.43% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मुख्य भूमि पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट से है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है? 281 किलोमीटर है। 281 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में कोलकाता कर्क रेखा के निकट है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। भारतीय मानक देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से: यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यह रेखा इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। डूरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? अफगानिस्तान के साथ। भारत और अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। ये रेखा अफगानिस्तान तथा पीओके के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। निम्न में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ। भारत की स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। कुल 7 देशों के साथ लगती है स्थलीय सीमा: बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? अफगानिस्तान की है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की नहीं मिलती है, मेघालय की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, असम की मिलती है।
नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम और बिहार। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं। नेपाल के भारतीय पड़ोसी राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? मिजोरम। भारत का मिजोरम राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है। मिजोरम। भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा है। फिर महाराष्ट्र, गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं दमन व दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। एक मानक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। एक मानक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। कौन सी जल संधि जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को पृथक करती है? पाक जल संधि। तमिलनाडु राज्य व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच स्थित है और 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। कौन से भारतीय राज्य की न तो तट रेखा है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तेलंगाना की। तेलंगाना से लगने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कौन से सागर में स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है और वह सबसे दक्षिणी द्वीप समूह मिनिकॉय है। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। भारत का दक्षिणतम बिंदु निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का उत्तर बिंदु इंदिरा कौल है लद्दाख में और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी में व भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में है। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है व पश्चिमी बिंदु गोरा मोता या गुहार मोती सर क्रीक गुजरात में है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार व समुद्र तट या द्वीप। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है 27%। भारत में 10.6% पर्वत है, 27.7% पठार है, 18.5% पहाड़ियाँ हैं व 43.2% मैदान हैं। 10.6% पर्वत, 27.7% पठार हैं
18.5% पहाड़ियाँ हैं और 43.2% मैदान हैं। कुमाऊँ हिमालय नदियों के मध्य विस्तृत है। सतलज व काली नदी के मध्य। कुमाऊँ हिमालय सतलज व काली नदी के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। कुमाऊँ हिमालय सतलज तथा काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य है। असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग नदियों के मध्य है। तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है। असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच असम हिमालय जाना जाता है। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियाँ सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश 4 भागों में विभाजित है। ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर तथा कैलाश श्रेणी आती है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा है महान हिमालय, बृहद हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर यहीं है। कंचनजंगा 8598 यहीं है सिक्किम में। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नामचा बरवा तिब्बत में यहीं है। निम्न में से और तीसरी है लघु हिमालय या मध्य हिमालय या निम्न हिमालय। इसके अंदर पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है व नाग टिब्बा श्रेणी नेपाल में है। निम्न में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत तीनों निम्न हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय से संबंधित श्रृंखलाएं हैं। देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित है। हिमाचल व शिवालिक के मध्य। बाह्य हिमालय या शिवालिक। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, पाटलीदून, कोटलीदून। हिमाचल व शिवालिक के मध्य स्थित है। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है मध्य हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है मध्य हिमालय। कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। कश्मीर घाटी एवं डल झील बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। हिमालय के धौलाधर शिखर की ऊंचाई 8167 मीटर है। धौलागिरी शिखर की ऊंचाई 8167 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? धौलागिरी हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है, जो नेपाल में है, 8172 किलोमीटर। मर्ग कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल और प्यार। बुग्याल और प्यार उत्तराखंड में है। मर्ग, बुग्याल और प्यार प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस विभाग डिवीजन में स्थित हैं? हिमाचल में। मर्ग, बुग्याल और प्यार प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के हिमाचल विभाग या डिवीजन में स्थित हैं। निम्न में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है मकालू। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, 8848 मीटर ऊंची है। दूसरी है कंचनजंगा, जो भारत में है, 8598 मीटर ऊंची है। तीसरी मकालू है, जो नेपाल में है, 8481 मीटर है। चौथी धौलागिरी है, जो नेपाल में है, 8172 मीटर है। और पांचवी नंगा पर्वत है, जो भारत में है, 8126 मीटर है। तो हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी मकालू है। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है कामेट। कामेट भारत में है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू चोटियाँ नेपाल में हैं।
किसे सागरमाथा के रूप में जाना जाता है? नेपाल में सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। एवरेस्ट पर्वत की स्थिति किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा के साथ है? नेपाल और चीन। एवरेस्ट पर्वत नेपाल और चीन के बीच सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। भारत की सर्वोच्च 3 चोटियां है K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, दूसरी कंचनजंगा जो सिक्किम में है 8,598 मीटर और तीसरी नंदा देवी उत्तराखंड में है 7,817 मीटर। तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, दूसरी कंचनजंगा है सिक्किम में 8,598 मीटर, तीसरी नंदा देवी है उत्तराखंड में 7,817 मीटर। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? नंदा देवी है। भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है नंदा देवी है। K2 गॉडविन ऑस्टिन पीओके में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट K2। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट K2 है। नंदा देवी स्थित है कुमाऊं हिमालय में। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी नंदा देवी ही है। उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तैतीस सागर। हिमालय के स्थान पर पहले तैतीस सागर विद्यमान था। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रमावली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर से दक्षिण की ओर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम। पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी जयंतियाँ। गारो खासी जयंतियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम है। निम्न में से कौन सी उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उत्तर पूर्व भारत में स्थित नहीं है। गारो खासी जयंतियाँ उत्तर पूर्व भारत में स्थित हैं। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किसका भाग है? मेघालय पठार का। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय पठार की पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं हैं? शेवराय पहाड़ियाँ। शेवराय पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। यह पूर्वी घाट का हिस्सा है जो तमिलनाडु के सेलम शहर के पास स्थित है। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र में प्रदेश में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं शीपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा। बोडीला दर्रा बोडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश
समुद्र से स्थल की ओर। ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशिष्टता है? तमिलनाडु राज्य की। ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती है। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं काल वैसाखी। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को काल वैसाखी कहते हैं। आम्र वर्षा भारत के किस क्षेत्र राज्य से संबंधित है? दक्षिण भारत से। आम्र वर्षा कर्नाटक व केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आता है। निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिनराम, मेघालय। मेघालय के मासिनराम में एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन से एक में वर्षा की न्यूनतम विचलता है? मालाबार तट पर। मालाबार तट पर वर्षा की न्यूनतम विचलता है। मालाबार तट पर। राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। एल नीनो सामान्य से अधिक तापमान होने की स्थिति को एल नीनो कहते हैं। ऐसा माना गया है कि एल नीनो की परिस्थितियां विकसित होने पर भारत के मानसून की प्रक्रिया कमज़ोर होती है और ला नीना से मानसून की सक्रियता बढ़ जाती है। एल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है विलंब व शिथिलन। एल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है विलंब व शिथिलन। एल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यतः होती है विलंब व शिथिलता होती है। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। इनको संयुक्त रूप से ही गंगा नदी कहलाती है। इनका संयुक्त रूप ही गंगा नदी कहलाती है। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं। इसके बाद गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में अलकनंदा से मिल जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। सर्वप्रथम गंगा नदी में मिलने वाली नदी रामगंगा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के मिलने से 12 वर्षों बाद कुंभ मेला लगता है। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? यमुना। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली और ब्रह्मपुत्र। ये बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, बेतवा, दामोदर। लखनऊ गंगा नदी किनारे है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर।
सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर है। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत बोखरचू पहाड़ी से निकलती है। भारत की कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र व बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है, अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कृष्णा, गोदावरी, महानदी साथ ही तुंगभद्रा बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कृष्णा, गोदावरी, महानदी और तुंगभद्रा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा गोदावरी को जाना जाता है। सबसे बृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। सबसे बृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी है। पेनगंगा एवं वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। शिप्रा नदी के तट पर किस शहर में कुंभ मेला लगता है? उज्जैन में। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन सा है? अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? नर्मदा नदी द्वारा। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनता है। तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है? सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जल रेखा है। तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में बहती है। तीस्ता नदी। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा, सिंधु और ताप्ती। नर्मदा नदी, सिंधु नदी और ताप्ती नदी मुहाना बनाती है। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है व गंडक नदी को नेपाल का शोक कहा जाता है। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी किनारे स्थित है? झेलम नदी किनारे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है किसके रूप में जाना जाता है? शिव समुद्रम के रूप में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वराही नदी पर कुंचिकुल जलप्रपात है 455 मीटर ऊंचा है और शिव समुद्रम कर्नाटक के मांड्या जिले में है। कावेरी नदी पर दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
गरसोप्पा या जोग जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में है, 253 मीटर ऊंचा। भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। यह झील तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में उत्तरी तट पर। चिल्का झील उड़ीसा में उत्तरी तट पर स्थित है। चिल्का झील महानदी उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। धुआंधार जलप्रपात एमपी में है, जबलपुर में नर्मदा नदी पर। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून चिल्का झील है। चिल्का झील किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? महानदी। चिल्का झील महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। वेम्बनाड है। वेम्बनाड क्या है? एक लैगून झील है। वेम्बनाड एक लैगून झील है। अष्टमुड़ी झीलें केरल भी लैगून झील है। केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है लैगून झील। लैगून झील समुद्र में अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित खारे पानी की झीलें जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील स्थित है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? लवण झील के। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू लवण झीलों के नाम हैं। कावेरी नदी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु और केरल से है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मध्य है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य कृष्णा नदी जल विवाद है। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बाणसागर पनबिजली परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंचाई नहरें राज्य में कौन सा सुमेलित नहीं है? बेतवा। बेतवा सिंचाई परियोजना झारखंड में नहीं, एमपी में है। उकाई परियोजना गुजरात में है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में है। वेनगंगा परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है और बेतवा परियोजना एमपी में है। भारत में कौन से संवर्ग की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? इंसेप्टिसोल मृदा। इंसेप्टिसोल मृदा लगभग 39.7% क्षेत्र पर पाई जाती है। एरिडीसोल 4.2% पर, मोलिसोल 0.4% पर, एंटीसोल 28.08% पर, एल्फीसोल्स 13.5% पर, वर्टिसोल्स 8.5% क्षेत्रफल पर। भारत में पिटमई एवं दलदली मृदा नहीं मिलती है, उत्तरी कश्मीर में। भारत में पिटमई एवं दलदली मृदा उत्तरी कश्मीर में नहीं मिलती है। पिटमई मृदाएं वह होगी जहां भारी वर्षा तथा उच्च आर्द्रता है। इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ की मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस और जैव तत्व प्रदान करते हैं। उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा व तमिलनाडु में, केरल के कोट्टायम जिले में, उड़ीसा के तटीय प्रदेश में, उत्तरी बिहार के मध्य भाग में पिटमई एवं दलदली मृदाएं मिलती है। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? खादर का। नई जलोढ़ मृदा खादर को कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। खादर कछारी मिट्टी लगभग भारत के 43% भाग पर पाई जाती है। भारत में रेह का दूसरा नाम है कल्लर। भारत में रेह का दूसरा नाम कल्लर है, ऊसर है। कल्लर है या ऊसर है। कल्लर, ऊसर, रेह। पुरानी जलोढ़ मृदाएं बांगड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदाएं बांगड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है।
सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितने होने की संभावना है? 6 से 7। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच लगभग 6 से 7 होना चाहिए। पीएच का मान कम होगा तो मृदा अम्लीय होगी, पीएच का मान ज़्यादा होगा तो मृदा क्षारीय होगी। किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? काली मृदा या कपासी मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। काली मृदा या कपासी मृदा को। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी या काली मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, बेसाल्ट लावा से होता है। भारत में काली रेगुर मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, अधिक होती है। रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। रेगुर या रेगड़ मृदाएं महाराष्ट्र तथा गुजरात में पाई जाती है। काली मृदा उष्णकटिबंधीय चरणोजम के नाम से भी जानी जाती है। काली मृदा प्रौढ़ मृदा है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य कहाँ है? मालाबार तटीय प्रदेश में है। पकी हुई ईंट जैसी लाल रंग की मिट्टी होती है। लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। उच्च तापमान व भारी वर्षा वाली जगहों पर पाई जाती है। कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं? लेटेराइट मृदाएं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही हैं? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां होते हैं उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। मटर की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। दलहनी फसलें मटर, सोयाबीन की फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? वन रोपण, फॉरेस्टेशन से मृदा अपरदन नहीं होता है। अतिचारण, बाढ़ और भूस्खलन से मृदा अपरदन होता है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लाल कृमि का उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लाल कृमि का उपयोग किया जाता है। उर्वरकों में NPK से क्या तात्पर्य है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, नागपुर, महाराष्ट्र में है। भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। मृदा संस्तर के संदर्भ में ओ संस्तर क्या है? मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत को ओ संस्तर कहते हैं। मृदा संस्तर के संदर्भ में ओ संस्तर क्या है? मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत है। कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? प्लास्टिक। मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है प्लास्टिक। भारत में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है 5 वर्षों में। भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है। कौन सी दलहन फसल नहीं है? मखाना। मखाना दलहन फसल नहीं है। चना, मूंग, अरहर दलहन फसलें हैं। भारत की खरीफ की फसल कौन सी है? भारत की खरीफ की फसल है बाजरा। रबी की फसलें हैं। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है, कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू रबी की फसलें हैं। खरीफ की बुआई जून-जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर-नवंबर में होती है। खरीफ की फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, सोयाबीन। और जायद फसलें हैं तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? सरसों है। रबी की फसल सरसों है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक बागानी फसल नहीं है? चावल नहीं है। बागानी फसलें हैं चाय, रबड़, कपास, नारियल, कहवा। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्य और कृषि उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति खाद्य और कृषि उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। मिश्रित कृषि का अर्थ है फसल के साथ पशुपालन। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? इंद्रधनुषी क्रांति हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति सभी से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, वह हरित क्रांति फसलों के विशेष गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है, गेहूं के उत्पादन से। कृत्रिम मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन कहलाता है। विटीकल्चर अंगूर की कृषि कहलाती है। राज्य स्थानांतरित कृषि में कौन सा जोड़ा गलत है? केरल में पोनम, आंध्र प्रदेश में पोडू, असम में झूम, हिमाचल में खिल, झारखंड में कुरुल या कुरव। भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से थे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। नवीनतम भी यही हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? असम है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक भारत में चाय के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है। भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? केला का। भारत में केला फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा पंजाब है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? चावल और गेहूं है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल और गेहूं है। भारत के चावल के कटोरे का नाम बताइए। भारत का चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन या शुष्क वन, डेल्टाई वन या अनुप वन व पर्वतीय वन। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा। उपरोक्त सभी डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीपों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं है? केरल के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं है, अंडमान निकोबार में है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, महानदी और गोदावरी डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं तमिलनाडु तट के सहारे। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन तमिलनाडु तट के सहारे पाए जाते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः। निम्नलिखित में से किसमें मैंग्रोव वन नहीं है? नर्मदा ज्वार नद मुख में। नर्मदा ज्वार नद मुख में मैंग्रोव वन नहीं है। गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं।
निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वन हैं 16। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वन 16 हैं। भारत में शंकुधारी वृक्ष किनमें पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में। भारत में शंकुधारी वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? सुंदरलाल बहुगुणा हैं। मुख्यतः आम्र, बांगो, मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? हिमालयन यू से प्राप्त होती है। कैंसर रोधी औषधि भारत में हिमालयन यू पौधे से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? मिजोरम राज्य में। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के मिजोरम राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है। सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में है? एमपी में है। सर्वाधिक वन आवरण एमपी में है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। और न्यूनतम वन चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी व दिल्ली में है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम स्थान है लक्षद्वीप का। कुल भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम स्थान लक्षद्वीप का है। द्वितीय स्थान मिजोरम का है। 2019-21 के दौरान वन क्षेत्र में कमी वाले राज्य हैं। सर्वाधिक कमी वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य हैं कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य हैं कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। उपयुक्त सभी में मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देश में सर्वाधिक कच्छ वनस्पति क्षेत्र मैंग्रोव कवर है। देश में सर्वाधिक कच्छ वनस्पति क्षेत्र मैंग्रोव है अंडमान निकोबार द्वीप में, पश्चिम बंगाल, गुजरात। उपयुक्त सभी में। भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को। भारत में बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ की गई थी। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को यूपी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? अरुणाचल प्रदेश में। साइलेंट वैली जहां पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजातियां पाई जाती है, केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है, शांत घाटी। मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? बांधवगढ़।
मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बांधवगढ़ एमपी में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? चंदौली एमपी में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली एमपी में स्थित है। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? मिश्रित विश्व विरासत स्थल। वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा मिश्रित विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। मिश्रित विश्व विरासत स्थल का। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ था? कपड़ा उद्योग शुरू हुआ था। सर्वप्रथम कपड़ा उद्योग शुरू हुआ था। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र है। गुजरात है। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है, प्रथम महाराष्ट्र है। सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है व सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है? कोयम्बटूर कहलाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहलाता है। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के साथ सहयोग से की गई है? राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है। 1947 के पहले देश के एकमात्र लौह एवं इस्पात संयंत्र का नाम क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1947 के पहले देश के एकमात्र लौह इस्पात संयंत्र का नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? कुल्टी लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है। लोहा इस्पात केंद्र तथा राज्यों में सुमेलित नहीं है। राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र उड़ीसा में है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। विजयनगर कर्नाटक में है। डोलवी महाराष्ट्र में है। डोलवी लोह इस्पात केंद्र महाराष्ट्र में है। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है झारखंड। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य झारखंड है। भारत का 60% लाख झारखंड में उत्पादन होता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है? तेलंगाना रबर का उत्पादन नहीं करता है। रबर का उत्पादन करने वाले राज्य हैं कर्नाटक। केरल में सर्वाधिक रबर उत्पादन होता है। तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। त्रिपुरा का दूसरा स्थान है। रबर बोर्ड मुख्यालय कोट्टयम केरल में है। रबर बोर्ड मुख्यालय कोट्टयम केरल में है। भारत में पहला भारी विद्युतीय अभियांत्रिकी कारखाना प्रारंभ हुआ भोपाल में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भील का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में पहला भारी विद्युतीय अभियांत्रिकी कारखाना भोपाल में प्रारंभ हुआ। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कोलकाता विशाखापत्तनम बंदरगाह। कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाह का भार कम करने के लिए पारादीप का विकास किया गया। सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में है। गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता में है। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को द गामा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को द गामा। वर्तमान में विश्व में जल का सर्वाधिक उपयोग निम्नांकित में से किसमें होता है? औद्योगिक क्षेत्र में होता है। विश्व में जल का सर्वाधिक उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ताप शक्ति। ताप शक्ति पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है प्रायद्वीप। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है प्रायद्वीप है। शिवालिक सबसे भारी हिमालय शिवालिक कहलाता है। सबसे भारी हिमालय शिवालिक है। उत्तरी मैदान का नम तथा दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। उत्तरी मैदान का नम तथा दलदली क्षेत्र तराई कहलाता है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है
अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक और तमिलनाडु से। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में लू चलती है। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में होता है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। रबड़ का संबंध उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। यहाँ रबड़ महोगनी, अबनूस, रोजवुड जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। रबड़, महोगनी, अबनूस, रोजवुड जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रबड़ पाए जाते हैं। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं पर्णपाती वन। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वनों में हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? लकड़ी, औषधियाँ, गोंद। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हुए वन हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। वनों से हमें लकड़ी, औषधियाँ, गोंद सभी प्राप्त होती हैं। वाणिज्यिक कृषि में शामिल है वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। विटीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? अंगूर की खेती की जाती है। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि भी होती है, मिश्रित कृषि भी होती है और रोपण कृषि भी होती है। रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर। जनसंख्या घनत्व का क्या तात्पर्य है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, जनसंख्या घनत्व। भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद, प्रयागराज से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? 1914 में किया गया था। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? नागालैंड। बांग्लादेश से सीमाएं लगती हैं पश्चिम बंगाल की, असम की, मेघालय की, मिजोरम की व त्रिपुरा की। कुल 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। एमपी की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। बिहार से नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी की सीमा स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी। भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में है? गुजरात में। भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान गुजरात में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी किसका अंग है? लघु हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का अंग है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय श्रेणी है। मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ शिखर स्थित है मध्य हिमालय में। मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ शिखर मध्य हिमालय में स्थित है। धौलाधार श्रृंखला अवस्थित है लघु हिमालय में। धौलाधार श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित है। धौलाधार श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित है।